नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बैंड बाजा, बारात और बाजार, जी हां, इस बार होने वाली है 4.25 लाख करोड़ की बरसात। 35 लाख शादियों पर यह एक ह्यूज अमाउंट खर्च होने वाला है। और आखिर किस किस सेगमेंट से ज्यादा डिमांड है, किस तरह का शादियों का सीजन तमाम कारोबारियों के लिए एक रौनक लेने वाला है, रौनक लाने वाला है, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस हमारी खास चर्चा में। जी हाँ, आने वाली शादियों के सीजन में यानी नवंबर से दिसंबर के बीच भारत में होने जा रही अनुमानित 35 लाख शादियों पर 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह आंकड़ा साल 2023 की इसी अवधि के दौरान जो था वो 32 लाख का रहा था। यानी बैंड बाजा बारात का जो बाजार है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें, जैसा हमने आपको बताया कि 32 लाख जो है वो खासतौर पे शादियां हों तो इस लाख 35 लाख शादियां हो रही हैं और जो खर्च का दायरा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है वो सबसे पहले जान लीजिए। कहा गया है कि खास तौर पे जो 35 लाख शादियां हैं उसमें 4.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इसको अगर हम देखें, अगर इसकी ग्रोथ को देखें तो भारतीय जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो 7 से 8% की दर से ग्रोथ कर रही है। ऑलमोस्ट जितने सेगमेंट्स हैं, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट्स हो, गहनों का सेगमेंट हो, बाकी अगर खर्च की बात करें, हम डेकोरेटिव्स की बात करें, तो इन सभी से डिमांड पिकअप होती हुई नजर आ रही है। और अब लोग बढ़ चढ़कर शादियों में खर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में हर साल करीब जो एक अनुमान है वो 100 करोड़ शादियों का अनुमान जताया जाता है। इसके अलावा हर साल शादियों में 13,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान जारी होता है। 13,000 करोड़ डॉलर खर्च होने का अनुमान जारी होता है। और इन सब के बाद अगर हम पूरी भारत की वेडिंग इंडस्ट्री को देखें तो ये चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, आज हमारे साथ हैं कैट के राष्ट्रीय सचिव और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा साहब। पंकज जी, अपना समय देने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आंकड़े को अगर हम देखें, पंकज जी मैं चाहूंगा अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप म्यूट पे हैं शायद आप, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं, मेरे ख्याल से ये डेटा तो आप लोग बहुत पहले तैयार कर लेते हैं। अब चूंकि अब शादियों का सीजन, फेस्टिव सीजन करीब है, तो इस डेटा की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। हमें बताइए कि डिमांड कहां से सबसे ज्यादा आ रही है, खासतौर पे किस किस सेगमेंट से? अगर हम बात करें लग्जरी सेगमेंट की, डेकोरेटिव्स की, गहनों की, तमाम इसमें इंक्लूड होते हैं, तो हमें जरा इस पर रोशनी डालें। देखिए, आज की तारीख में जो हमारे देश की जनरेशन है वो खर्च करने में कहीं भी पीछे नहीं हटती है। और अभी आप देखेंगे तो दीपावली का त्योहार आ रहा है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, गोल्ड ज्वेलरी की, तो कस्टम ड्यूटी लेस होने के बाद गोल्ड में बहुत तेजी से बहुत आयात हुआ। तो लोगों का रुझान, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, या मोबाइल्स खरीदने हो, या लग्जरी कार्स खरीदनी हो, कहीं भी लोग पीछे नहीं है। तो अभी जो सीजन आने वाला है दीपावली, और दीपावली के बाद जो शादी का सीजन है, उसपे जम के मार्केट के अंदर एक बिजनेस आने वाला है। और उसके आंकड़े पहले से दिखने लग जाते हैं, क्योंकि जो होलसेल मार्केट है, दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, धीरे धीरे जो आउटर के अन्य राज्य होते हैं वहां की बुकिंग आना शुरू हो जाती है और बाइंग शुरू हो जाती है। तो आने वाले दिनों में नवरात्र भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे डिमांड सामने दिख रही है। गोल्ड ज्वेलरी में बहुत डिमांड है, कार में भी आप देख रहे हैं डिमांड है, मोबाइल्स में भी नई नई कंपनियां नए नए लॉन्च कर रहे हैं। तो डेटा सामने दिख रहा है। जीएसटी का कलेक्शन, आप एक आइडिया लगा सकते हैं, जिस हिसाब से जीएसटी का कलेक्शन आता है
तो उससे सेल्स आपको अपने आप पता लगेगी कि देश में कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं अरोड़ा साहब कि ख़ास तौर पे जब शादियों की बात आती है तो हम एक तरह से आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग को देखते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों और ख़ास तौर पे जयपुर और बाकी जगहों की भी जब राजस्थान की शादियां देखते हैं, फिल्म स्टार्स की भी शादियां देखते हैं तो एक रॉयल वेडिंग देखते हैं। लेकिन एक शिफ्ट भी देखा गया है, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन का डिजिटल दौर है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो जो छोटे शहर हैं या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, क्या आप वहां पर भी इस तरह की लग्जूरियस शादियों का ट्रेंड्स देख रहे हैं? क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन? नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं। अगर मैं आपको याद कराऊं, आज से 2-3 महीने पहले मुझे याद है कि हमारी कैट की रिसर्च टीम ने एक वेडिंग डेस्टिनेशन का भी डेटा शेयर किया था, जो देश के ऐसे राज्य और ऐसे शहर थे जहां पे पब्लिक नहीं जा रही थी, वहां पे भी अब वेडिंग इंडस्ट्री वहां तक भी पहुंच रही है। ये डेटा आपको सारे जितने भी ब्रांडेड आपको। पंकज सर, हमें आप ये बताइए कि चूंकि खास तौर पे गहनों की जब बात कीजिए, गोल्ड की बात आती है, उसके प्राइस का को लेकर एक आम कंज्यूमर में कहीं ना कहीं एक एक जो चिंता कह लीजिए या इस तरह की जब उसके खर्चों वाली बात आती है तो उसमें एक शिफ्ट देखा जाता है। हमें बताइए कि क्या लोग थोड़ा बाकी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी देख रहे हैं? किस तरह का ट्रेंड वहां नजर आ रहा देखिए, होता क्या है, गोल्ड में हर इंसान का एक बजट है। और जो लोग भी समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है, तो प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, तो जो 1 करोड़ का फ्लैट था वो 1.25 करोड़ का हो गया। तो अगर देखा जाए तो लोग गोल्ड को ये नहीं देखते गोल्ड महंगा हो गया है। उन्हें तो ये अच्छा लगता है कि उनके घर में जो पहले, अगर उनके घर में 2 बहुएं या 3 बहुएं हैं, उनके पास कितनी ज्वेलरी पड़ी है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो नई ज्वेलरी खरीदने में उनको कहीं कष्ट नहीं आता। लेकिन जब कोई चीज नई नई आती है, एकदम से सपोज मान लीजिए गोल्ड 1 लाख हो जाए, फिर वापस 80,000 आ जाए, तो तकलीफ है। लेकिन सबको मालूम है कि सैकड़ों साल का इतिहास है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, 10% तक करेक्ट करेगा, फिर गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई को ब्रेक करेगा। तो लोगों में खुशी है कि जिसने 5,000 में 10,000 में गोल्ड लिया था, आज वो 70-75 हजार के भाव का उसके एक तरीके से उसका बहुत अच्छा निवेश है। और उसके परिवार में, खानदान में ज्वेलरी ही एक खानदान की परंपरा के हिसाब से कहलाती है कि उसकी वैल्यूएशन, जब बहुएं या बेटियां शादियों में ज्वेलरी पहनती हैं, तो उससे उस घर की वैल्यूएशन नजर आती है। है? अरोड़ा साहब, अब हमें ये बताइए कि अ, हर इंडस्ट्री ने कोविड के चैलेंजिंग टाइम में एक डेंट फेस किया था और वेडिंग इंडस्ट्री तो उससे अछूती नहीं थी। ख़ासतौर पे अगर हम इसको हॉस्पिटैलिटी से भी जोड़ लें तो सबसे देरी से और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई सेक्टर, कोई इंडस्ट्री अगर धीरे धीरे पटरी पर आई तो वो ख़ासतौर पे आप सभी की इंडस्ट्री थी। इस लिहाज से देखें तो क्या उस नुकसान की भरपाई अब बहुत एग्रेसिव तरीके से हो चुकी है, हो रही है? हम किस स्टेज में हैं? नहीं सर, हो रही है। कोरोना के दौरान में गोल्ड का जो भाव था वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। और आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सोना 1600 पर डॉलर जो भाव था, वो पर ऑन्स का वो आज 2600 डॉलर हो गया है। यानी गोल्ड में लगभग लगभग 40% की तेजी 4 सालों में आ चुकी है। तो पब्लिक के मन में गोल्ड की तेज जब भी गोल्ड के भाव या तो बहुत गिरेंगे तो मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और अगर जब भी भाव ज्यादा बढ़ने लगते हैं और खबर होती है कि भाव आने वाले साल भर में और हो जाएंगे, तो भी कस्टमर जो है मार्केट में आता है और ज्वेलरी को परचेज करता है। और शायद इन सारे फैक्टर्स को इंडस्ट्री के लिहाज से भी समझना होगा। मैं थोड़ा चैलेंजेस की बात करता हूं। अरोड़ा साहब, एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एग्रेशन की वजह से भी देखा जा रहा है। ख़ास तौर पे रिटेल का जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर आप सभी बहुत लगातार सक्रिय रहे हैं, उस पर बराबर बात होती रही है। अभी ये चैलेंज कितना बड़ा है और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, चैलेंज तो ये बहुत बड़ा है, पूरा देश जानता है। और हमारे कंज्यूमर्स के मन में ऐसा रहता है कि जो ऑनलाइन है वो हमें सस्ता दे रहा है, और जो रिटेल का मार्केट ऑफलाइन वो हमें महंगा दे रहा है। परंतु क्या है, ये फॉरेन की जो कंपनीज हैं,
इनका टारगेट आज से 10 साल लगातार लॉस बुक करना है। लॉस बुक करके आज अगर हम अपने घर के बच्चों को देखें तो उनकी आदत पड़ चुकी है ऑनलाइन को सामान मंगाने की। उन हम लोग जो मार्केट में एक अभियान चला रहे हैं कि अमेज़न एक स्कीम भी अभी निकाली है कुछ, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो वर्तमान में चांदनी चौक लोकसभा के सांसद भी हैं, तो उन्होंने सरकार से कहा है कि ये अमेज़न पर रोक लगानी चाहिए। ये जो ऑफर लेके आ रहे हैं, यानी ये इक्वल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से काम करें। जो रेट बाजार का है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस किसी प्रोडक्ट का 15,000 है, तो 15,000 से 14,999 का ऑफर नहीं निकालें। अगर वो ऐसा निकालते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनके बिजनेस पर रोक लगनी चाहिए। तो एक अलग तरह की चिंताएं भी हैं, चैलेंज भी हैं, लेकिन उन सब के बीच में बिग पिक्चर यही कहती है कि लगातार इंडस्ट्री में बेहतर तरीके से ग्रोथ नजर आ रही है और जो पुराने डेंट्स हैं उसको भुलाकर ये इंडस्ट्री एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, खुद को रीइन्वेंट करे। शुक्रिया करेंगे अरोड़ा साहब हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो इस चर्चा का पूरा निचोड़ यही है कि बैंड बाजा बारात और इससे जुड़ा बाजार बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें ऑलमोस्ट हर सेगमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ही खास तौर पे अगर हम देखें लग्जरी सेगमेंट की और बाकी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इन सभी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं। नया शिखर बनाने के बाद आज बाजार ऊपरी स्तर से हल्के हुए। निफ्टी 26,000 के पार जाने के बाद 25,950 के पास सपाट बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में करीब 140 अंकों की कमजोरी नजर आई। दिन भर बाजार का पूरा एक्शन क्या रहा, बता रही है मेरी सहयोगी अशेषा। बिल्कुल, भारतीय बाजारों ने फिर एक बार ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी लास्ट के 1 घंटे में दिखी, जिसके चलते निफ्टी सपाट बंद होता हुआ नजर आया। और बैंक्स और फाइनेंशियल्स की बात करें तो याद रखिए पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा है, लेकिन आज थोड़ी सी नरमी दिखी। निफ्टी बैंक इंडेक्स में भी गिरावट दिखी और 54,000 के निचले स्तर पर बंद होता हुआ नजर आया। कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो टाटा स्टील में काफ़ी एक्शन था, सभी मेटल स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन दिखा। चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसके चलते सभी मेटल स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा। टाटा स्टील, हिंडाल्को निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल थे। और लूजिंग साइड पर एसबीआई लाइफ, एचयूएल और ग्रासिम, इन सभी स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। एफएमसीजी इंडेक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था, कई स्टॉक्स में गिरावट दिखी। इंडेक्स में 0.5% की गिरावट दिखी। एचयूएल 2.5% की गिरावट के साथ बंद। इसी के साथ वरुण बेवरेजेस और नेस्ले, इन स्टॉक्स में भी गिरावट दिखी। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी दिखी थी, लेकिन आज वो तेजी रिवर्स होती हुई नजर आई। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। इसी के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे कुछ स्टॉक्स में भी गिरावट दिखी। पावर रिलेटेड स्टॉक्स में काफ़ी एक्शन था। आईईएक्स में करीब 11% की गिरावट दिखी। बट ऑल इन ऑल रिकॉर्ड ऊंचाई टच करने के बाद फिर से थोड़ी सी गिरावट दिखी। निफ्टी तो सपाट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी कमजोरी दिखी। शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका बाजार की बड़ी बातों को बताने के लिए। अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी जिनय नागर आपको आज बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी जिनय। जी, तो आज के 5 के पंच की बात करें तो पहले मेटल पैक फोकस में रहेगा। सारे मेटल शेयरों में काफ़ी हमें दमदार तेज़ी देखने मिली। एनएमडीसी, नेल्को, सेल, सब में हमें काफ़ी रफ्तार देखने मिली। और इसके पीछे का अगर मेन ट्रिगर बात करें तो वो है चाइना के सेंट्रल बैंक ने वहाँ पे अपना रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो को अब वो कट करने जा रहा है, और उसी के साथ मॉर्गेज रेट्स जो है वहाँ पे भी हमें कट देखने मिल सकता है। इसी के साथ दूसरे स्टॉक की बात करेंगे तो वो होगा एस्ट्राजेनेका फार्मा। कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल मिला है, और ये जो अप्रूवल है ये इंपोर्ट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, दुर्वालुमैब सोल्यूशन के लिए। ये जो सोल्यूशन है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से हमें शेयर में आज काफ़ी दमदार तेज़ी देखने मिली है।
तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सोर्सेज की माने तो गवर्नमेंट अभी आगे चल रही है मार्केट कपलिंग प्रपोजल के साथ, और इसके साथ पावर मिनिस्ट्री भी जो है कमिटेड है मार्केट कपलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये कपलिंग होगी पावर एक्सचेंजेस में। इसी के साथ मिनिस्ट्री ने कहा है ग्रिड कंट्रोलर को कि जो भी पायलट स्टडी हो रहे थे वो टाइम के अनुसार कंप्लीट किए जाए। लास्टली फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन, ये भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी की होली ओन सब्सिडरी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यूनाइटेड किंगडम्स ने एग्जीक्यूट किया एक शेयर परचेज एग्रीमेंट जहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया है एसनेस लिमिटेड को, और ये एक्विजिशन किया है 42 मिलियन यूरोस, जो कि करीब करीब निकल कर आता है 470 करोड़ के लिए। तो एक बड़ा एक्विजिशन हमें देखने मिल रहा है। इसके पीछे फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन भी हमें तेज़ी में देखने मिला था। इसी के साथ पेटीएम अगला स्टॉक फोकस में रहेगा, पांचवा स्टॉक फोकस में रहेगा। MK से हमें एक अपग्रेड आते हुए दिख रहा है। उन्होंने अपने रेड्यूस रेटिंग से अब ऐड रेटिंग कर दी और जो टारगेट प्राइसेस को हाइक करके कर दिया 750 रुपये। उनका मानना है कि रेगुलेटरी ईजिंग अभी जो मिल रही है रेगुलेशंस के हिसाब से, उसी के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो ऑप्टिमाइज़ हो रहा है कंपनी को, और ये आगे चलकर उन्हें काफ़ी हेल्प करेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। इसी के साथ मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है वहाँ पे भी रफ्तार देखने वापस से मिल सकती है। शुक्रिया जिन्हें। बढ़ते आगे, मुंबई में ट्रैफिक से परेशान लोगों को राहत मिलने वाली है। मुंबई मेट्रो 3 के पहले फेज में 98% तक का काम पूरा हो चुका है और अक्टूबर के पहले हफ्ते से पहला फेज ऑपरेशनल हो सकता है। हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने ग्राउंड जीरो से आपके लिए यह खास रिपोर्ट भेजी है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम इस बार मेट्रो के अंदर है और हम एक्वा लाइन पे हैं। मेट्रो 3 फेज 1 शुरू हो चुका है और फेज 1 कनेक्ट करेगा आरए टू बीकेसी और फेज 2 कनेक्ट करेगा बीकेसी टू कफ परेड। अभी इनका ऑपरेशनल जो मेट्रो का है लाइन वो शुरू हो सकता है पहले हफ्ते से अक्टूबर में। तो अभी तक जो बताया गया है अभी सारे फाइनल टेस्ट होंगे और अप्रूवल्स होंगे, फिर जो मेट्रो है वो फाइनली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू हो सकती है। अब हम इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बारे में बताते हैं। जो एस्टिमेट कॉस्ट है मेट्रो 3 लाइन का वो है 37,275 करोड़। तो इतने का बजट था, इतने में मेट्रो लाइन का 3 का रेवेन्यू बना है और इसमें काफी यूनिक फीचर्स भी हैं इस मेट्रो स्टेशन में। तो हम बताएंगे यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं जो पैसेंजर और पायलट कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता है, और साथ ही साथ मुंबई लाइन जो यहाँ पे है, मुंबई लाइन जो है एक्वा लाइन, उसमें 8 कोचेस हैं और वो राइडरशिप को बहुत ज्यादा मात्रा में पैसेंजर्स को मेट्रो में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ मेट्रो कोचेस 2400 पैसेंजर्स तक अकोमोडेट कर सकते हैं और इसमें खास फीचर है CBTC का, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, जो कि ड्राइवरलेस मोड पे भी कर सकता है मेट्रो को। तो यहाँ पे कम से कम 14 लाख पैसेंजर्स को सर्व करेगी ये मेट्रो, जो कि इस मेट्रो को बनाएगी बिजिएस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ रोज 17 लाख पैसेंजर्स यहाँ पे डेली ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही मदद करेगा ट्रैफिक जैम को कंट्रोल करने में और बिजिएस्ट रोड को थोड़ा ईज करने में। तो ये है मेट्रो 3 की बहुत खासियत, और अभी ये बहुत ही खुशखबरी है मुंबईकर्स के लिए, जो कि मेट्रो 3 फेज 1 जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ऑपरेशनल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैनरा बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी CSR लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए लेप्रोसी रोगियों के लिए एक एम्बुलेंस डोनेट की है। यह पहल सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों तक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए बैंक की ओर से चलाई जा रही कोशिशों की दिशा में एक अहम कदम है। समर्पण फाउंडेशन दिल्ली NCR की जानी मानी संस्था है जो कुष्ठ रोगियों के साथ काम करती है, उनके लिए काम करती है, उनके मोहल्लों में जाकर, उनके स्थान पर जाकर उनको इलाज और पुनर्वास देती है। तो इस सामाजिक सरोकार में कैनरा बैंक अपने 119 साल के इतिहास में हमेशा बढ़ चढ़ कर अग्रणी रहा है। और लेप्रोसी पेशेंट्स को हमने देखा है कि उनको इतना आसान नहीं होता हॉस्पिटल पहुंचना, उनको इतना आसान नहीं होता किसी अच्छे हॉस्पिटल पे ले जाना। तो ये छोटी एम्बुलेंस बहुत कारगर सिद्ध हो रही है
उनके स्थान पर जाकर उनको इलाज देना, उनका नियमित देखभाल करना, उनका पुनर्वास करना। और हमें गर्व है कि ऐसे पवित्र कार्य से हमारा बैंक भी कुछ योगदान कर पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्कर में एंट्री हर फिल्म और हर फिल्मकार का सपना होता है और चर्चा आजकल लापता लेडीज की हो रही है। लगातार हम इस फिल्म से जुड़े कलाकारों से उनके रिएक्शन जान रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रही हैं फिल्म में जया का एक यादगार किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा। प्रतिभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आपको ये खबर मिली ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पर लापता लेडीज को चुना गया है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? क्योंकि एक अलग तरह से इस फिल्म को देखा जाता है, थिएटर्स में आई, धीरे धीरे लोगों के दिलों में खास जगह बनाई, नेटफ्लिक्स पर कमाल की और अब तो पूरी दुनिया इसके बारे में जानेगी। मुझे तो जब पता चला था कि हमारी फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर्स के लिए, मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं अपनी खुशी जाहिर ही नहीं कर पा रही थी किसी से कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। मुझे लिटरली उछलना पड़ रहा था, ऐसे हाथ हिला के अपनी खुशी जाहिर करनी पड़ रही थी कि मैं इतनी खुश महसूस कर रही थी। और आपने बहुत ही सही बात कही कि इस फिल्म से ना बहुत सारे लोग जुड़े थे। जब ये फिल्म थिएटर्स में आती है और फिर नेटफ्लिक्स में आती है तो वर्ड ऑफ माउथ से काफी चर्चा हुई थी फिल्म की, और उसकी वजह से काफी लोग जुड़ते गए उस फिल्म में। और मुझे भी वही लगता है कि ये फिल्म की वो एनर्जीज इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रांग बन गई है कि आज हमारा वहां तक का भी सफर तय हुआ है। तो ये मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो कुछ भी हो रहा है मेरे अराउंड। मैं कभी कभी यकीन भी नहीं कर पाती हूँ, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम सभी को खुशी हो रही है। हमें ये बताइए कि मायानगरी मुंबई तक का सफर और लापता लेडीज तक का सफर कैसा रहा आपका? मैं हूँ शिमला से। मैं 4 साल पहले मुंबई शिफ्ट हुई थी, और जब मैं शिमला में थी तब मैं हिमाचल प्रदेश में एक शहर है शिमला, मैं वहां से हूँ। और जब मैं शिफ्ट भी हुई थी शिमला से तो मेरे बहुत बड़े सपने थे, और जब मैंने अपने घर वालों को बताया था कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है तो पहले तो मेरे घर वाले थोड़ा समझ नहीं पाए कि मैं ये कैसी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया हम शिमला में देखते नहीं है। मुंबई जैसी दुनिया शिमला में नहीं है। मुंबई की जिंदगी बहुत अलग पेस पे चलती है, शिमला की जिंदगी बहुत अलग पेस पे चलती है। तो पहले वो उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, पर फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना कॉलेज मुंबई से करूंगी और फिर इसी बहाने मैं ऑडिशन भी दे दूंगी। तो जब मैं मुंबई आई थी 6 महीने में मेरे को मेरा टीवी शो मिल गया था कुर्बान हुआ, तो मैंने वो किया था। फिर उसके बाद मैंने और ऑडिशन देना स्टार्ट किया था, एंड ऑडिशन देते देते मुझे लापता लेडीज का ऑडिशन मिला था। फिर मैंने लापता लेडीज के लिए ऑडिशन दिया था, और फिर किरण मैम, आमिर सर, इन सबको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा तो मुझे कहा कि आइए आप एक बार हमसे मिलिए। फिर मैं मिलने ऑफिस में जाती हूँ। वो दिन तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उस दिन तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैं पहली बार आमिर सर से भी मिल रही हूँ, पहली बार किरण मैम से भी मिल रही हूँ, उनसे बातचीत करूँ कि अपने ऑडिशन पे ध्यान दूं। तो खैर सब काफी अच्छा हो गया, मेरा ऑडिशन भी अच्छे से हो गया, और मुझे शाम को ही फोन आता, वो कहते हैं कि आप जया का कैरेक्टर आप ही प्ले कर रही हैं। तो वैसे मेरी कास्टिंग हो गई थी लापता लेडीज के लिए। और फिर जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया तब मैंने काफी कुछ रियलाइज किया कि जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो जो अपनी कला में इतने बेहतरीन हैं, तो वो किस तरीके से हर चीज को पोर्ट्रे करते हैं। वो एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरी लाइफ में रही है लापता लेडी से। किरण मैम से काफी कुछ सीखने को मिला है। जितने भी को एक्टर्स हैं, छाया मैम, रवि सर, सब कुछ ना कुछ टेबल पे लाते थे, कुछ इतना यूनिक होता था सबके बारे में, तो उन चीजों से काफी कुछ सीखने को मिल गया था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा हमसे जुड़ने के लिए, और आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि लापता लेडीज ऑस्कर का ये जो सफर है उसका बेहतरीन हो और ढेर सारी खुशखबरी वहां से हमारे लिए आए। बहरहाल इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।